नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंज रखा गया है। बयान में कहा गया कि थीम में कई और विषय शामिल किए गए हैं। पीएम मोदी की निजी वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैकर ने कोरोना महामारी रिलीफ फंड के लिए दान में बिटकॉइन की मांग की है। हैकर ने लिखा, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना के लिए बनाए गए पीएम रिलीफ फंड में दान करें। हालांकि हैकर ने तुरंत इन सभी ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। आपको बता दें कि पीएम की निजी वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट्स पर 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री का हवाई अड्डे पर मेजर जनरल BU निकोलेविच ने जोरदार स्वागत किया। एससीओ की बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी। भारत और चीन के बीच LAC पर चल रहे सैन्य गतिरोध होने के चलते इस बार एससीओ की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। LAC पर तनाव घटाने को लेकर भारत चीन के बीच चल रही सेना कमांडरों की एक और वार्ता विफल हो गई है। दोनों देशों में सैन्य स्तर पर करीब 7 घंटे तक बातचीत चली। इस बीच भारत ने पैंगोंग त्सो इलाके के दक्षिणी तट पर कम से कम 3 महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों पर अपनी उपस्थिति और मजबूत की है। पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर भी भारत ने एहतियाती उपायों के तहत सैनिकों की तैनाती में कुछ बदलाव किए हैं। लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारत ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती बढ़ा दी है। अरुणाचल सीमा पर सेना की नई तैनाती और आवाजाही तेज होने से लोगों को इस मोर्चे पर भी भिड़ंत होने की आशंका है। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध का केंद्र रहे अरुणाचल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट किया था। LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ महीनों से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद चल रहा है। अब नेपाल ने इसी इलाके में सेना की पूरी बटालियन तैनात कर दी है ताकि वो भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सके। संसद के मानसून सत्र के विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार सीमित प्रश्नकाल कराने पर सहमत हो गई है। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार किसी चर्चा से नहीं भाग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लिखित प्रश्न लेने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को भारत के आगे एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत 2 भारतीय नागरिकों को दहशतगर्द के रूप में नामित करने के इस्लामाबाद के प्रयासों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की कोशिश खुद की तरह भारत को भी दागदार करने की थी, लेकिन भारतीय नागरिकों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। भारत और अमेरिका कोरोना महामारी से निपटने के लिए लीक से हटकर कई तरीकों पर काम करेगी। इसको लेकर दोनों देशों के वैज्ञानिकों की 11 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों का काम कोरोना से लड़ने के लिए एंटीवायरल थेरेपी से लेकर कोरोना के लक्षणों की पहचान करने वाले सेंसर को तैयार करना होगा। टीम की स्थापना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग के माध्यम से की गई है। JEE नीट और NDA की परीक्षाओं के लिए रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। रेल मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में JEE नीट और NDA में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा दी गई है। जिसको लेकर भारतीय रेलवे ने 3 से 30 सितंबर 2020 के बीच यूपी में 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने JEE नीट CBSE कॉलेजों के अंतिम वर्ष की परीक्षा समेत 10 से ज्यादा प्रवेश परीक्षाओं के मद्देनजर नई SOP जारी की है। नई SOP के तहत कंटेनमेंट जोन के छात्रों और कर्मचारियों को परीक्षा केंद्रों पर जाने की इजाजत नहीं होगी। अब केवल बिना लक्षण वाले छात्रों को ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए छात्रों, शिक्षकों को कोरोना मुक्त होने का स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा। सुशांत सिंह मामले में CBI की जांच लगातार जारी है। CBI को यकीन है कि ड्रग्स मामले में लिप्त लोग ही इस केस के खुलासे में अहम कड़ी साबित होंगे। CBI आज फिर एक बार रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। इसी बीच NCB के हाथ शोभिक और ड्रग पैडलर को लेकर अहम सबूत हाथ लगे हैं। शोभिक को पूछताछ के लिए ED ने अपने ऑफिस बुलाया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1043 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से अभी तक 67,336 लोगों की जान जा चुकी है। देश में एक्टिव केस की संख्या 8,15,000 हो गई है, जबकि 29,70,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं।
दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 2,61,69,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,84,35,397 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,66,604 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में मरीजों की संख्या 62 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,89,000 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना की रोकथाम के लिए नई रणनीति बनाने पर जोर दिया है। सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में तय किया गया है कि राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग तथा ट्रीटमेंट की सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। नई रणनीति के तहत टेस्टिंग ऑन डिमांड की सुविधा और एक हेल्पलाइन नंबर जल्द जारी किया जाएगा। कोरोना और लॉकडाउन में आरबीआई की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। मंगलवार को बहस पूरी नहीं हो पाई थी। आरबीआई ने कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए ये सुविधा दी थी, फिर 3 महीने और बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया गया था। अब ग्राहक इसे बढ़ाने और ब्याज माफ करने की अपील कर रहे हैं। कई दिनों से स्थिर रहने के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल की कीमत में 15 से 17 पैसे की कमी की है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। हालांकि पेट्रोल की कीमत पहले की तरह ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने पर इस्लामिक चरमपंथियों का शिकार बनी फ्रांस की व्यंग्यात्मक पत्रिका शार्ली हेब्दो एक बार फिर चर्चा में है। पत्रिका में संपादक ने घोषणा की है कि इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। इसलिए फैसला किया गया है कि एक बार फिर कार्टून पत्रिका में छापे जाएं। इसके बाद छापना शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2015 में कार्टून छापने पर संस्थान पर हमला हुआ था। मध्य प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर घटिया चावल बांटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कोटे की दुकान पर घटिया चावल बांटने के मामले में शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जेल से रिहा होने वाले डॉक्टर कफील खान से प्रियंका गांधी ने फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल लिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर कफील ने प्रियंका से फोन पर बातचीत के दौरान उनकी रिहाई की मांग का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील को मथुरा जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। कफील भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद थे। गुजरात की बीजेपी सरकार ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए एक नया कानून बनाने का फैसला किया है। गुजरात कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नए कानून से नई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने जुलाई सत्र 2020 के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख तय कर दी है। इग्नू ने कहा है कि छात्र अपना आवेदन 15 सितंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं इग्नू ने जून सत्र 2020 की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं 17 सितंबर से शुरू होंगी। छात्र अपना परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। फॉर्च्यून मैगजीन ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे आकाश और बेटी ईशा अंबानी को दुनिया के 40 साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया है। मैगजीन ने लिखा है कि आकाश और ईशा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बच्चे हैं। दोनों के जियो बोर्ड में शामिल होने के बाद कंपनी का बिजनेस 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र बुधनी का दौरा किया। सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित बस्तियों में पहुंचकर पैदल घूम कर लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि बुधन क्षेत्र में बाढ़ आने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार पीड़ितों की असंभव मदद करेगी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। राज्य पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की साझा टीम ने पेटकूट इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई की है। पकड़े गए इन दहशतगर्दों के नाम शकील अहमद बानी, शौकत अहमद, अकीब मकबूल खान और अजाज अहमद डार हैं। सुरक्षा बलों ने चारों के कब्जे से AK-47 की 24 गोलियां, गोला बारूद और 5 डेटोनेटर बरामद किए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से नई शिक्षा नीति पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया। इसका आयोजन वाराणसी के बसंत महाविद्यालय में किया गया। राज्यपाल ने कहा कि हिंदी के प्रति विश्व में रुचि बढ़ती जा रही है। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। झारखंड की पलामू पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 हथियार बरामद किए हैं। SP अजय लिंडा ने बताया कि पाटन, नवाजेपुर और चैनपुर से तरुण, मनीष, विजय, अनुज, मनोज, ऋषि को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ये संगठित होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले थे।
गुजरात के कच्छ में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई है। इसका केंद्र कच्छ जिले में दुधई से 7 किलोमीटर दूर था। वहीं कच्छ जिला प्रशासन ने कहा है कि भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की अब तक खबर नहीं मिली है। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर लखनऊ और कानपुर की चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में मेडिकल टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर सर्वे का काम और बेहतर तरीके से किया जाए। कोविड पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए लोगों का 24 घंटे के अंदर सर्च किया जाए। यूपी की योगी सरकार ने राज्य में आज से बार खोलने का फैसला लिया है। सभी जिला आबकारी अधिकारियों और संयुक्त आबकारी आयुक्तों को इसको लेकर मौखिक निर्देश दे दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र की ओर से जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन में बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस गाइडलाइन का अनुपालन प्रदेश का आबकारी विभाग भी करेगा। केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करने के बाद लखनऊ में 7 सितंबर से मेट्रो दौड़ना शुरू हो जाएगी। मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। यात्रियों को हर स्टेशन पर ट्रेन 5.5 मिनट के अंतराल पर मिलेगी। मेट्रो में ज्यादा सामान के साथ यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। इस दौरान साफ सफाई पहले से ही भी ज्यादा अच्छी होगी। गाइडलाइंस के अनुसार जिसके पास फोन नहीं होगा उनके नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली से सटे नोएडा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग पर संकट गहराने लगा है। एमएसएमई एसोसिएशन ने बताया कि कोरोना संकट के चलते 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर ताले लटके हुए हैं और करीब 7,000 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। इसकी वजह फैक्ट्रियों के पास काम का ना होना बताया जा रहा है। वहीं एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उनको आर्थिक मदद के साथ अन्य तरह की भी छूट दी जाए। पीएम मोदी की मन की बात में खिलौना बनाने की सलाह पर यूपी सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी को खिलौना उत्पादन का हब बनाने की तैयारी है। इसके लिए सरकार नई खिलौना नीति लाएगी, जिसके तहत खिलौना बनाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं 5 सालों में 20,000 करोड़ का कारोबार करने का लक्ष्य रखा गया है। आयकर विभाग ने भोपाल के गोल्डन ग्रुप के मालिक पीयूष गुप्ता पर शिकंजा कसना और तेज कर दिया है। अब आयकर ने उनकी बेनामी संपत्तियों के अटैचमेंट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयकर ने कहा है कि बिल्डर पीयूष गुप्ता की 130 बेनामी प्रॉपर्टी मिली है। अब इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, अब जब तक आयकर विभाग इजाजत नहीं देता है। भारत ने पहली बार 10 से 20 किलोमीटर तक उड़ान भरने वाले ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। सरकार ने दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में ट्रायल कराने की तैयारी की है। इसके लिए ड्रोन संचालित करने वाली 20 कंपनियों को मौका मिलेगा, जो अपने ड्रोन को शानदार उड़ान भरने और सकुशल वापसी का ट्रायल करेगी। वहीं सरकार ड्रोन की डील फाइनल करने के लिए कंपनियों से 100 घंटे का उड़ान रिपोर्ट लेगी। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर पंजाब के पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि लोगों का ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए 800 मीटर के साथ हमारे कार्यकर्ता हर गांव, गली और मोहल्ले में जाएंगे। वीडियो संदेश में केजरीवाल ने लोगों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेडीएस कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ड्रग माफिया के पैसों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ विधायकों ने ड्रग माफिया से पैसे लिए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार गिराने में जुटे कई लोग मादक पदार्थों की तस्करी और सट्टेबाजी सहित अवैध गतिविधियों में भी लिप्त हैं। दिल्ली मेट्रो की बहाली के लिए प्लान तैयार किया गया है। मेट्रो सेवा 7 से 12 सितंबर के बीच 3 चरणों में बहाल होगी। येलो लाइन और रैपिड मेट्रो सबसे पहले 7 सितंबर को चालू होगी। ट्रेनें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम में 4 से रात 8 बजे तक चलेंगी। इसके साथ कंटेनमेंट जोन के स्टेशन बंद रहेंगे। अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर के खाते से पैसा उड़ाने के आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि आरोपी अफसर अली अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी है। अफसर अली कई बड़े मामले में भी आरोपी है। ऐसे में रांची हाईकोर्ट ने उसकी जमानत नहीं दी है। पक्षपात और आरोपों को लेकर संसदीय समिति ने फेसबुक के भारतीय अधिकारी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। समिति ने भाजपा और कांग्रेस सांसदों ने फेसबुक पर सांठगांठ करने और विचारों को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसका कंपनी ने खंडन किया। भाजपा सांसदों ने फेसबुक के राजनीतिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस हेट स्पीच को लेकर सवाल पूछ रही है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान संघीय ढांचे पर हमला है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड के पैसे से केंद्र अपनी जेब भर रहा है। दीपक प्रकाश ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने अपने बयान से भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब हिंदी को भी यहां की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। उन्होंने कहा कि भाषा विधेयक 2020 को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। ममता बनर्जी ने जेईई और नीट को लेकर केंद्र पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के 75% छात्र जेईई की परीक्षा नहीं दे पाए हैं। अन्य राज्यों में भी सिर्फ आधे विद्यार्थी अपने केंद्रों पर पहुंचे। उत्तराखंड के असंतुष्ट भाजपा विधायकों का दल शिकायतें लेकर दिल्ली पहुंच गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि ये दल पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल के नेतृत्व में पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेगा। चुफाल के साथ कितने विधायक हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। इसी बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। भाजपा विधायकों के असंतुष्ट होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि सरकार के कामकाज से खुद उसके विधायक नाराज हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बेलगाम नौकरशाही को लेकर सरकार का कोई खौफ नहीं है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, विकास कार्य रुक गए हैं। ये स्थिति बहुत निराशाजनक है। वैश्विक संकेतों में नरमी के चलते शेयर बाजार में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। सेंसेक्स 150 अंक की तेजी के साथ खुला और 39,098 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी 14 अंक बढ़कर 11,548 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स में सबसे अधिक तेजी M&M में देखने को मिली। इसके अलावा मारुति, TCS और सन फार्मा में भी तेजी रही। राजस्थान सरकार ने कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रयास और तेज कर दिए हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों से मासिक वेतन में कटौती करने का फैसला किया है। बैठक में नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए नए नियम बनाने का भी फैसला किया गया है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IMF ने प्रस्ताव तैयार किया है। संस्था ने हिमालय क्षेत्र में 405 नई चोटियों को खोलने को कहा है। IMF ने कहा है कि हाल ही में सरकार ने 137 नई चोटियां खोली हैं, जो स्वागत योग्य कदम है। अगर 405 नई चोटियां खुल जाती हैं तो कोरोना संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग को राहत मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने घर में क्वारंटीन होने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिससे घर में क्वारंटीन हुए लोगों की निरंतर देखभाल और निगरानी की जा सके। चौहान ने प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दिल्ली में 5 सबसे अधिक प्रदूषित इलाकों की पहचान की गई है, जबकि प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट पहले से ही मौजूद हैं। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि इनमें गांधीनगर, पीरागढ़ी, आजादपुर मंडी, रोहतक रोड और सराय रोहिल्ला शामिल हैं। इन स्थानों पर ज्यादा यातायात होने के चलते प्रदूषण का स्तर इतना बड़ा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।